हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म एलिमेंट की। तो देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि फॉर्म एलिमेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो होती है वो फॉर्म टैग से होती है। ठीक है, फॉर्म टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, पर उन एट्रीब्यूट्स को हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे। अभी क्या है, अभी हमारे पास फॉर्म के एलिमेंट है ही नहीं, सिर्फ हमने फॉर्म टैग लिखा है। तो ये अभी कुछ भी जनरेट नहीं करेगा ब्राउज़र पर। अगर मैं इसको ओपन कर दूं, देखिए ये अभी कुछ भी जनरेट नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये ब्लैंक फॉर्म टैग है। ठीक है, अब आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे दो फील्ड ऐड कर लेता हूँ। एक इनपुट कर लिया मैंने और एक बटन कर लिया, और बटन का टाइप मैं सबमिट दे देता हूँ। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सबमिट क्यों दिया है। ठीक है, देखिए जब भी हम कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं तो हम उसे सबमिट जरूर करवाते हैं यूज़र से, ताकि हमें जो यूज़र ने डेटा फिल करा है फॉर्म के अंदर वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमें बटन का जो टाइप है वो सबमिट देना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, बट जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये मेरा फॉर्म जनरेट हो गया। ये मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ वैल्यू दे दी। ठीक है, और मैं इसको सबमिट करूँगा तो इसका मतलब ये सबमिट हो गया। ठीक है, अब ये पेज रिफ्रेश हो गया तो इसका मतलब सबमिट हो गया। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए बटन दे देता हूँ और मैं फिर से इसमें कुछ वैल्यू डाल दूँ, तो देखिए कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप सबमिट देना पड़ता है जब हमें फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जब फॉर्म सबमिट होता है तो फिर उसके अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें स्पेसिफाई करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होता है वो नेम होता है कि फॉर्म का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल लॉगिन का फॉर्म हो सकता है या कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म हो सकता है, तो हम लॉगिन लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा जो नेम है जावास्क्रिप्ट में, पीएचपी में काफ़ी जगह यूज़ होता है। ठीक है, तो ये देना ज़रूरी होता है। इसके बाद फिर हमारा एक्शन होता है। ठीक है, तो एक्शन में हमें बताना पड़ता है कि जब हम फॉर्म सबमिट कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, यूज़र इसी पेज पे रहेगा या फिर वो नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। तो फॉर एग्जांपल लेट से मैं अभी के लिए आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर ब्लैंक ही दे रखा है, या मान लो मैंने एक्शन दिया ही नहीं, ब्लैंक दे दूँ या एक्शन दूँ ही ना, उस केस में क्या होगा, उस केस में फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा। देखना यहाँ पे पेज रिफ्रेश होएगा पर इसी पेज पर रहेगा यूज़र। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म सबमिट करा तो फॉर्म तो सबमिट हो गया पर वो उसी पेज पे रहा यूज़र ना। ठीक है, तो अब मैंने एक्शन में यहाँ पे दे दिया कि थैंक यू पेज। ठीक है, थैंक्स डॉट HTML पे चला जाए यूज़र जब मैं फॉर्म को सबमिट करूँ। तो अब अगर मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा यहाँ पर तो ये देखिए थैंक यू डॉट HTML पे चला गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक्शन। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास आता है मेथड। ठीक है, तो मेथड में हमें बताना पड़ता है कि किस टाइप का मेथड आप यूज़ करना चाहते हो। आप गेट मेथड यूज़ करना चाहते हो या पोस्ट मेथड यूज़ करना चाहते हो। देखो, जब मैं यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ करूँगा और मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे दो फील्ड है, एक में मैंने देख लिया यूज़र नेम। ठीक है, और दूसरे में मैंने लिख दिया नेम में यूज़र ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ईमेल ही कर देता हूँ, इसका जो टाइप है। ठीक है, अभी मैं इन इनपुट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं सिर्फ फॉर्म के टैग के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी मैंने मान लो यहाँ पर कोई भी मेथड डिफाइन नहीं करा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका मेथड रहेगा वो गेट रहने वाला है। ठीक है, अब गेट में क्या होगा कि जो भी मैं वैल्यू इनके अंदर डालूंगा, ठीक है, जो भी वैल्यू मैं इनके अंदर डालूंगा वो URL के ज़रिए आपके पास दूसरे पेज में जाएगी, मतलब कि थैंक यू पेज में जाएगी। क्योंकि हम एक्शन के अंदर थैंक यू दे रहे हैं तो थैंक यू पेज में हम इस फॉर्म की वैल्यूज़ को गेट करेंगे। पर वो किसके थ्रू आएगी, गेट वाले केस में आएगी URL के ज़रिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। देखिए ये दो एलिमेंट हमारे क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, और मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ मनोज, और यहाँ पे manoj.online@gmail.com, और मैं इसको सबमिट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा जो ब्राउज़र का URL है, ठीक है, उसके अंदर कुछ वैल्यू जनरेट होगा। आइए, और वो वैल्यू क्या जनरेट होगा आइए मैं दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे नोटपैड खोल लेता हूँ।
इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए यूज़र नेम इक्वल टू मनोज एंड यूज़र ईमेल इक्वल टू मनोज सोनी, मेरा ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है। और ये जहाँ जहाँ पे स्पेस वगैरह या कुछ होता है तो यहाँ पे ये % का साइन लगा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो डेटा जा रहा है नेक्स्ट पेज पे, थैंक यू पेज पे, वो जा रहा है URL के जरिए, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा हो वो हिडन है, देखो अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डालूंगा तो पासवर्ड भी तो URL में चला जाएगा। तो उस केस के अंदर मैं यहाँ पे मेथड स्पेसिफाई करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट तो गेट होता ही है, मैं इसको पोस्ट कर दूंगा कि मेरा जो डेटा है वो URL के जरिए ना जाए। उस केस में मान लीजिए मैंने दोबारा से डेटा फिल करा, तो ये डेटा तो सबमिट होगा, हम चले जाएंगे दूसरे पेज पे, पर हमारा जो URL है वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। देखिए थैंक यू .html, ठीक है, पर URL के जरिए मेरे पास कोई भी डेटा की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस होता है हमारा गेट और पोस्ट में। तो 3 एट्रीब्यूट हो गए, नेम, एक्शन और मेथड, ठीक है। अब इसके बाद होता है कि टारगेट आपको क्या रखना है। टारगेट ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा एंकर टैग के अंदर टारगेट होता था कि अगर मैंने ब्लैंक रख लिया तो दूसरे टैब में खुलेगा पेज सबमिट होने के बाद। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ टेस्ट लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर ईमेल है तो मेरे को कुछ देना पड़ेगा ईमेल का, ठीक है। तो ये देखिए दूसरे पेज के अंदर हमारा थैंक यू पेज खुला, और अगर मैं इसको सेल्फ कर दूंगा तो आपको पता ही है फिर वो सेल्फ इसी पेज में रहेगा, सेम ही पेज में, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, टेस्ट और gmail.com, ठीक है। तो ये इसी पेज में रहा। और उसके बाद फिर हमारा जो दूसरा एक और एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर आ जाता है नो वैलिडेट। अब ये कौन से वाले केस में यूज होता है, देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रिक्वायर्ड, और यहाँ पर भी डाल देता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखो अब ये रिक्वायर्ड हो गया, जबकि मैंने कोई जावास्क्रिप्ट नहीं लगाई, सिर्फ मैंने यहाँ रिक्वायर्ड डाल दिया, ठीक है। तो जब तक मैं इसको फिल नहीं करूँगा तो जब तक कि मेरे को आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको भी फिल करो, मैंने फिल कर दिया। अब ये कह रहा है कि नहीं आपने, क्योंकि यहाँ पे टाइप इसका ईमेल दे रखा है तो आपको ईमेल ही डालना पड़ेगा। तो मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल लेट्स से Gmail, ठीक है। अब ये मेरे को आगे बढ़ने देगा। पर अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे फॉर्म बहुत लंबा है और हर एक फील्ड पे रिक्वायर्ड में लिख चुका हूँ या पहले से लिख के आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इसको वैलिडेट ना करें, ठीक है, तो मैं बस यहाँ पर नो वैलिडेट कर दूँगा। तो अब ये मेरी जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है फॉर्म के एलिमेंट्स के अंदर ये काम करना बंद कर देगा। तो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, ये मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो देखो सबमिट हो जाएगा। देखा, सिर्फ एक इस एट्रीब्यूट से जितने भी ये रिक्वायर्ड की जो फील्ड है या रिक्वायर्ड का जो एट्रीब्यूट है ये काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्म के लास्ट एट्रीब्यूट की, जो है ENC टाइप। अब ENC टाइप में हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है application/x-www-form-url included। अब इसका मतलब क्या होता है, जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं तो यूज़र कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन भी डाल सकता है जिसमें कुछ सिंबल हो, ठीक है, स्पेसेस हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मनोज स्पेस कुमार, ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी लिख लेता हूँ, ठीक है, ईमेल एड्रेस में मैंने ये @ का साइन लगाया, ठीक है। तो जब हम इसको सबमिट करेंगे फॉर्म को तो जो हमारा डेटा जाएगा वो एज इट इज़ नहीं जाएगा। एज इट इज़ कहने का मतलब है ये जो @ का साइन है, ठीक है, ये स्पेस है, ये एज इट इज़ नहीं जाएगा। इसको ब्राउज़र ट्रांसफॉर्म कर देगा और उस ट्रांसफॉर्म करने को ही इनकोड कहा जाता है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म करके ही भेजेगा। पर सर्वर में जब वो डेटा सेव होगा तो सर्वर में हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं जो उन ट्रांसफॉर्म करी हुई वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर वो वापसी इसी फॉर्म में ले जाके कन्वर्ट करके सेव करेंगे हमारे डेटा को। तो अभी मैं इसको सेव करके दिखला देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने भेजा और देखो अब यहाँ पर क्या वैल्यू आई, एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। देखो उसने क्या करा, प्लस के बदल स्पेस लगा दिया, सॉरी स्पेस के बदल प्लस लगा दिया, ठीक है, और जो हमने @ का साइन लगाया था उसके बदल उसने लगाया %40, ठीक है। इसी तरीके के वो ट्रांसफॉर्म कर देता है ब्राउज़र ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है ENC टाइप में
अगर हम, कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये दे ही ना, ठीक है, तो ब्राउज़र मान के चलेगा कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसी वैल्यू को चूज़ करा हुआ है, ठीक है, एप्लीकेशन स्लैश इसी वैल्यू को। पर अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें फॉर्म के अंदर पीडीएफ को सेंड करना होता है, इमेज को सेंड करना होता है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या यहाँ पे चूज़ करेंगे, उस केस में हम चूज़ करेंगे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है अगर आप पीडीएफ वगैरह या कुछ इमेज वगैरह को अपलोड करते हो, ताकि ब्राउज़र उसी के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड कर सके कि हाँ कुछ मीडिया टाइप आने वाला है, ठीक है। तो बस एक यही लास्ट एट्रीब्यूट था हमारे फॉर्म में, फॉर्म टैग में। इसके बाद हम फॉर्म एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म एलिमेंट्स की। तो मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, एक एक करके बात करेंगे, ठीक है, और यहाँ से ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल जो हमारा फॉर्म एलिमेंट होता है वो होता है इनपुट टाइप टेक्स्ट। पहला एट्रीब्यूट इनपुट का टाइप ही होता है। इसमें मल्टीपल तरीके के टाइप्स हो सकते हैं, जैसे बट चेक बॉक्स है, कलर है, डेट है, ईमेल है, फाइल है, हिडन है। हम सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला और जो सिंपल होता है वो हमारे पास टेक्स्ट होता है। किसी भी तरीके का टेक्स्ट या मतलब जैसे नाम हो गया, यूज़र का नाम, ईमेल एड्रेस वगैरह कुछ भी देने के लिए हम टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, और जो कि ग्लोबल होते हैं। मतलब ये जो एट्रीब्यूट, ग्लोबल एट्रीब्यूट कहने का मतलब है ये एट्रीब्यूट आप सारे ही फॉर्म एलिमेंट पे यूज़ कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक फॉर्म एलिमेंट पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और कुछ एट्रीब्यूट ऐसे भी होते हैं हमारे जो स्पेसिफिक फॉर्म एलिमेंट से रिलेटेड ही होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं फॉर्म एलिमेंट पे ही यूज़ होंगे। तो अभी हम ग्लोबल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका यूआई तो आपने देखा ही हुआ है, ठीक है। मैं इसको आपसे बैक कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा सिंपल टेक्स्ट बॉक्स बन के आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर होता है एक प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर में हम कुछ हिंट वैल्यू दे सकते हैं यूज़र को। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप योर नेम डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर उसको इस तरीके का हल्का सा लाइट कलर में लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, टाइप योर नेम, या यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप हियर। अब इसके बाद फिर हमारे और भी ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि हम कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए मैं अपने फॉर्म में कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रीफिल्ड करके लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर वैल्यू में दे दूँगा मनोज सोनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी प्रीफिल्ड होके आ रही है, ठीक है। तो जनरली लोग बाग इसको ब्लैंक ही रखते हैं, ठीक है, ब्लैंक रखते हैं या देते ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा आ जाता है डिसेबल्ड। कभी किसी फॉर्म में ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो फॉर्म का एलिमेंट है वो डिसेबल्ड फॉर्म में रहे, तो हमें इसमें बस डिसेबल्ड लिखना है और वो डिसेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिर्फ डिसेबल्ड लिखने से इसलिए डिसेबल्ड हो गया क्योंकि डिसेबल्ड हमारा बुलियन एट्रीब्यूट है, इसमें हमें वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिखना ही काफ़ी है। इसके बाद फिर हमारा हो जाता है, अभी मैं डिसेबल्ड हटा देता हूँ क्योंकि बाकी के एट्रीब्यूट्स काम नहीं करेंगे अदरवाइज, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा और भी एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि मान लीजिए ऑटो फोकस। तो जैसे ही ऑटो फोकस, तो जैसे ही मैंने इसको लिखा तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कर्सर बना हुआ आएगा। जब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। इस पर मैं ऊपर वाले से ऑटो फोकस हटा रहा हूँ पर नीचे वाले पे ऑटो फोकस लगा रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे वाले में कर्सर लग के आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने रिफ्रेश कर दिया तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड वाले में कर्सर लग के आ रहा है, ठीक है, और ऑटो फोकस हो गया। इसके बाद फिर हमारा होता है जो कि हमारे सिर्फ फॉर्म टैग से रिलेटेड नहीं होते, ये जो होता है जैसे आईडी तो हमारा आप डिप पे भी लगा सकते हो, स्पेन भी लगा सकते हो। आईडी आप HTML के किसी भी टैग पर लगा सकते हो, ठीक है। पर आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, कि मतलब अगर मैंने इस पर कुछ आईडी दे दी थी मनोज सोनी, ठीक है, तो ये सिर्फ इसी से रिलेटेड रहेगी। यहाँ पे मेरे मल्टीपल डिव्स वगैरह हो सकते हैं या इनपुट्स हो सकते हैं, मैं सेम आईडी उन पे नहीं दे सकता। आईडी मतलब यूनिक, ठीक है। तो ये हमारे एक आईडी एट्रीब्यूट हो गया। इसके अलावा फिर हमारे पास हो गया, अच्छा आईडी का हमारा कोई इम्पैक्ट यहाँ पर फॉर्म पे एलिमेंट पे नहीं आएगा। और ऐसे फिर एक हमारा होता है क्लास में हम CSS की क्लास का नाम देंगे, तो सम क्लास नेम, ठीक है। तो इसका भी अभी यहाँ पे कुछ
चेंज होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम CSS क्लास लिखेंगे नहीं तो उसका इम्पेक्ट यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो एट्रीब्यूट है इनपुट के अंदर वो हो सकता है जैसे मैक्स लेंथ। अब मैक्स लेंथ में हम कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर ये एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने 10 लिख दिया, तो यहाँ पे मैं 10 से ज़्यादा वैल्यू नहीं डाल सकता। फॉर एग्जांपल लेट से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और अब मैं 11 वैल्यू डालना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, टाइप कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, तो 10 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं आएंगे। तो इसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट होता है, वो भी इसी की तरह होता है मैक्स लेंथ की तरह, मिन लेंथ, ठीक है। मिन लेंथ में फॉर एग्जांपल मैंने 3 टाइप कर दिया और मैं चाह रहा हूँ कि मिनिमम 3 कैरेक्टर तो हमारे इनपुट के अंदर होने चाहिए, ठीक है। अब ये ऐसे काम नहीं करेगा, इसको हमें वैलिडेट कराना पड़ेगा। तो मैं फॉर्म को वैलिडेट कराना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से नो वैलिडेट हटा देता हूँ और यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड लिख ही रखा है। अब अगर मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा और अगर मैंने 3 कैरेक्टर नहीं डाले हुए तो ये हमें वैलिडेशन दे देगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने MA लिख दिया और मैं सिर्फ इसको वैलिडेट सबमिट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है प्लीज़ लेंथ देन दिस टेक्स्ट टू 3 कैरेक्टर और मोर, ठीक है। तो हमारा मिन लेंथ का भी हो गया। और इसी तरीके से फिर हमारे पास और भी ग्लोबल एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि स्पेल चेक। तो स्पेल चेक में लिख देता हूँ, स्पेल चेक को ट्रू कर दिया मैंने। अब ये क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटेंशनली इंडेक्स की स्पेलिंग में मैं A लगा देता हूँ और X लिख देता हूँ, और तो देखिए यहीं कि इसने राइट करके दिखला दिया और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो इसने सही स्पेलिंग कर दी। तो ये काम होता है हमारा स्पेल चेक के एट्रीब्यूट का। उसके बाद फिर हमारा होता है यहाँ पर टाइटल। टाइटल में हम कुछ भी दे सकते हैं, एक हिंट टेक्स्ट दे सकते हैं यूज़र को। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूँ प्लीज़ टाइप योर फुल नेम, ठीक है। तो फिर मैं माउस होवर कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, माउस यहाँ पे देखिए टूल टिप आ जाती है, प्लीज़ टाइप योर फुल नेम, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल हो गया। तो इसी तरीके से फिर हमारे पास एक दूसरा एट्रीब्यूट होता है पैटर्न। अब पैटर्न में हम कुछ स्पेसिफिक पैटर्न डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर यूज़र सिर्फ करेक्टर टाइप कर पाए, लेटर्स टाइप कर पाए, नंबर ना टाइप कर पाए। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स मैं पैटर्न लिख देता हूँ A-Z O स्मॉल A-Z प्लस, ठीक है। ये एक जावास्क्रिप्ट का पैटर्न है, रेगेक्स में आता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया और रिक्वायर्ड मैंने इसको ऑलरेडी करा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको जाके रिफ़्रेश कर लेता हूँ पेज को, और अगर मैं यहाँ पे नंबर डालना चाहता हूँ अब और मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट नहीं होगा और ये मेरे को हिंट दे देगा प्लीज़ टाइप द मैच। अब मैं इसमें कुछ हेलो वर्ल्ड करके डाल देता हूँ एक स्ट्रिंग, तो ये देखिए सबमिट हो जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न का काम है, ठीक है। तो ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स में आता है पैटर्न भी। अब इसके बाद हमारे पास आता है टैब इंडेक्स। टैब इंडेक्स हमारा तब काम आता है जब हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स के एलिमेंट हों और हम चाहते हैं जब हम टैब प्रेस करें तो हमारा जो कर्सर है वो हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट में स्विच करे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 और मैं एक जल्दी से यहाँ पर एक और इनपुट बना लेता हूँ, इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। और अभी के लिए मैं फ़िलहाल यहाँ पे टैब इंडेक्स 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और मैंने टैप करा तो ये ऑटोमेटिक 2 में चला गया। अब अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कर्सर इसमें रहे और जब मैं टैप करूँ तो वापसी 2 में आए, ठीक है। और मैं ऑटो फोकस इस पर लगा देता हूँ, ऑटो फोकस यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि कर्सर हमारा दूसरे वाले उसमें आए। यहाँ तो मैंने ऑटो फोकस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने पेज रिफ्रेश कर लिया, देखो मेरा कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से आया। अब जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा तो मेरा कर्सर यहाँ आ जाना चाहिए, तो वो यहाँ आ गया। और वो क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको 1 दे दिया टैब इंडेक्स
और इसको 2 दे दिया तो 2 में ओबियसली बाद में जाएगा। तो ये टाइप इंडेक्स किस तरीके से काम करता है उसका एग्जाम्पल था। तो ये ऑलमोस्ट सारे एट्रीब्यूट मैंने आपको बता दिए विद ऑटो फोकस, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। तो अब हम बाकी के एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो इनपुट टाइप ईमेल होता है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी देख चुके हैं। यूज़र ईमेल और यूज़र ईमेल, ठीक है। इसकी जो इंटरफेस होगी वो बिल्कुल हमारी वैसी ही होगी जैसा हमारा ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट। इनको सबको मैं एक डिम में डाल लेता हूँ, मैं एक विड्थ के यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। डिव में डालने से क्या होगा कि ये वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि डिव हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है। ठीक है, और इन सब में मैं थोड़ा थोड़ा सा गैप भी दे देता हूँ। डिव मार्जिन बॉटम एक्स, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ईमेल हो गया। अब इसमें आप वैलिडेशन वगैरह लगा सकते हो रिक्वायर्ड करके, रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सिर्फ ईमेल एड्रेस ही एक्सेप्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप कर देता हूँ और लेट से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया तो ये कहेगा कि ईमेल एड्रेस डालिए। अब तो मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये सबमिट करने देगा, ठीक है। तो ये हमारा ईमेल एड्रेस का इनपुट टाइप हो गया। ऐसे ही फिर हमारा होता है डिव इनपुट टाइप नंबर, जो कि हमारे नंबर टाइप करने में आता है। यूज़र नंबर, ठीक है। अब इसका इंटरफेस जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो थोड़ा सा एरो वगैरह दिखला देगा ये। मैं यहाँ से भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ वैल्यू, और इवन टाइप भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कुछ भी फ़ोन नंबर वगैरह टाइप करना चाहता हूँ। अब इसके अंदर भी हमारा एक एट्रीब्यूट होता है मैक्स, ठीक है। मैक्स में लेट से मैंने 8 डाल दिया तो ये मेरे को 8 नंबर से आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। और लेट से मैंने मिन में डाल दिया, मिनिमम मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो ये मेरे को मिनिमम 1 से नीचे नहीं जाने देगा। देखिए 1 से नीचे नहीं जाने दे रहा। अगर ये मैं मिन हटा दूंगा तो ये मेरे को माइनस में भी लेके जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्स मिन। अब इसके अलावा हमारे पास एक एट्रीब्यूट और होता है स्टेप्स। तो स्टेप में मान लीजिए मैं 2 डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हर बार 2 कैरेक्टर का जंप लेगा, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने एक बार प्रेस करा, 2 बार प्रेस करा, तो 1 के बाद सीधे 2 आया, 3 आया, 3 के बाद सीधे 5 आया, 5 के बाद सीधे 7 आया। लेट्स से मैं यहाँ से मिनिमम हटा देता हूँ और पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अब हमारा 2 का टेबल आना चाहिए, 2, 3, 6, 8, 10। तो हर बार ये 2 का जंप ले रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो होता है चेकबॉक्स। तो चेकबॉक्स डाल लेते हैं हम। तो इनपुट चेकबॉक्स, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ नेम और ये आईडी, ये हर बार जनरेट कर देता है अपने एक्स्ट्रा। अब इसके अंदर लेबल डाल लेते हैं, ठीक है। लेबल में मान लीजिए मैंने इसका जो लेबल है वो मेल डालना है मेरे को, इसलिए मैंने 4 में भी मेल लिया। और यहाँ पर अब क्योंकि मैंने 4 में मेल लिया तो यहाँ पे मेरे को आईडी देनी पड़ेगी, बिल्कुल सेम नाम से मेल। और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ जेंडर मेल, ठीक है। तो अब मैं इसको देख लेता हूँ। तो देखिए अगर मैं लेबल पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा सिलेक्ट हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसको लेबल के अंदर ही रैप करा दिया। अब मैं यहाँ पर भी क्लिक करूँगा तब ये काम करेगा, और यहाँ पर भी क्लिक करूँगा तब ये काम करेगा। अब चेकबॉक्स मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, आप कितने भी बार कॉपी पेस्ट कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे मैंने मेल के लिए करा है तो आप फीमेल के लिए भी कर सकते हो, फीमेल। अब यहाँ पर मेरे को ये चेंज करनी पड़ेगी आईडी, और यहाँ पर मेरे को फीमेल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमारे होते हैं रेडियो बटन। तो मैं यहाँ पे इनपुट कॉलन रेडियो लिख लेता हूँ, ठीक है। अब रेडियो हमारे मल्टीपल जब हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं
कि जो मल्टीपल है पर उनमें से कोई एक ही चूज़ करना है, तो हमारी रेडियो बटन यूज़ होता है। अब मान लीजिए मेरे को 4 स्टेट में से कोई एक ही स्टेट या एक ही सिटी चूज़ करानी है 4 सिटी में से, तो मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ दिल्ली, और यहाँ पे दिल्ली, और इसको भी मैं लेबल में डाल लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ दिल्ली। ठीक है, और इसको मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट करा लेता हूँ, और यहाँ पे हो गया ये मुंबई, और क्योंकि मैंने यहाँ मुंबई लिखा है तो यहाँ पर भी मुंबई होना चाहिए, यहाँ पर भी मुंबई होना चाहिए, और इसके लेबल में भी मुंबई होना चाहिए, यहाँ पे दिल्ली होना चाहिए। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेंगलोर, और इसको भी मैं जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, डाल लेता हूँ। यहाँ पर हो गया हमारा चेन्नई, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा रेडियो बटन है, तो इसमें मैंने एक गलती कर दी है। अब वो गलती ये है कि रेडियो बटन में क्योंकि हमें 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, तो नाम सबका सेम ही रहेगा। अभी देखिए मैंने गलती कर रखी है, तो ये काम नहीं करेगा सही से। अभी मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, अलग अलग सभी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। पर अब अगर मान लीजिए मैं नाम सबका सेम रख देता हूँ, सिलेक्ट सिटी, और सबका नाम सेम ही रख देता हूँ, तो फिर ये हमें फोर्स करेगा कि 4 सिटी में से आप एक ही सिटी चूज़ कर सकते हो। देखिए एक बारी में सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करने दे रहा है, और मान लीजिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको चेक रखना चाहता हूँ, चेक कर दिया और रिफ़्रेश करा, पेस्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडियो। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जैसे एक नया लेटेस्ट इनपुट टैग आया, कलर। तो कलर में मैं कलर दे देता हूँ, ये हमारा एक कलर का पायलट जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कलर चूज़ वगैरह करा सकते हो, इसमें वैल्यू फिल होके आ जाएगी, आपको वो जावास्क्रिप्ट से गेट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं हमारे जो एक इनपुट टैग रह गया, वो रह गया इनपुट टाइप फाइल, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फाइल में यहाँ से दे लेता हूँ। ठीक है, तो ये जनरेट कुछ इस तरीके से होएगा। ठीक है, चूज़ फाइल, तो हम इसमें कोई भी फाइल चूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये एक टाइम में एक ही फाइल चूज़ करने के लिए कह रहा है, पर हम इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मान लो मल्टीपल डाल देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे देखिए चूज़ फाइल्स हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल फाइल भी चूज़ करा सकता हूँ। ठीक है, अब इस बार इसने मल्टीपल फाइल्स चूज़ कर ली। इसके बाद हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग रह गया, जो है सिलेक्ट, जो एक ड्रॉप डाउन जनरेट करके देता है। तो मैं जल्दी से जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सिलेक्शन, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया है। तो ये मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट करने के काम आता है। तो जैसे हमारे मान लीजिए 4 स्टेट्स हैं, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर, सिटी, बेंगलोर, चेन्नई, और मैं एक डिफ़ॉल्ट में ब्लैंक रख लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर लिख लेता हूँ सिलेक्ट, और हम इसको चल के देखते हैं अब। ठीक है, तो ये मैंने ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर लिया है। अब अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो दिल्ली, मुंबई ये सब सिलेक्शन कर पा रहा हूँ मैं। इसमें से किसी एक को बाय डिफ़ॉल्ट चेक करके रख सकता हूँ मैं, सिलेक्टेड करके। ठीक है, तो जैसे बेंगलुरु सिलेक्टेड करा तो बेंगलुरु बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होके आ रहा है। और मैं इसमें यहाँ पे मल्टीपल भी दे सकता हूँ कि एक ही टाइम में यूज़र मल्टीपल सिटीज़ को सिलेक्ट करे,
जैसे मान लें मैंने कंट्रोल दबाया और सबको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद फिर हमारा होता है एक इनपुट टाइप डेट, ठीक है, जो कि एक कैलेंडर जनरेट करके देता है, कैलेंडर, ठीक है। मैं जल्दी से पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए, तो ये सबसे पहले डेट मांगता है, फिर मंथ, फिर हमारा साल मांगता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर हमारा इसके अंदर हम कुछ मिन मैक्स वगैरह एट्रीब्यूट दे सकते हैं, जिसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम डेट क्या रहेगी और मैक्सिमम डेट क्या रहेगी। वो आप खुद से ट्राई करना, और मैं अभी जल्दी दूसरे टैग बता देता हूँ। टाइप, ठीक है, सॉरी, इनपुट, और उसका टाइप रहेगा वीक। तो ये हमारा एक वीक का जनरेट करके दे देगा, ठीक है। ये हमारा वीक का, ये सब नए लेटेस्ट इनपुट टैग है। अब मान लीजिए मेरे को देना है टाइम, तो ये टाइम का विजिट जनरेट करके देगा, ठीक है, क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। ये 24 आवर्स फॉर्मेट में दे रहा है। 100% हम इसे 12 आवर में भी कन्वर्ट कर सकते होंगे, वो आप ट्राई करना अपने आप खुद से, ठीक है। अभी क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है तो मैं इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाह रहा हूँ। इसके बाद फिर हमारा एक होता है मीटर, ठीक है। तो मीटर के अंदर हम कुछ वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पर में फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने 60% दे दिया, और वैल्यू में यहाँ पर मैंने बाहर 60 दिया है, तो यहाँ पे 0.6 ऐसे करके कुछ दिया। और अगर मैं इसको जनरेट करता हूँ तो देखिए ये हमारा यहाँ तक ग्रीन दिखला रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अब अगर मान लीजिए वैल्यू को मेरे को फिल करवाना है बेसिकली ना, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ लोड हो रही है उसको मेरे को दिखलाना है, और वो 80% तक हो गई है, इसको भी मैं 80 कर देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ से ग्रीन दिखला रहा है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं प्रोग्रेस टैग की। तो जल्दी से मैं यहाँ पर प्रोग्रेस टैग भी जनरेट कर देता हूँ। तो देखिए ये कब काम आता है, जैसे आप किसी चीज़ की बफरिंग दिखलाना चाहते हो तो प्रोग्रेस टैग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 60, और अभी इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू भी मैं कर देता हूँ 60, और मैक्स वैल्यू मैं कर देता हूँ 100, ठीक है। तो इसका यूआई देख लेते हैं कि कैसा जनरेट होता है। ये देखिए ये हमारा प्रोग्रेस बार जनरेट हो गया। मैं यहाँ पे लेजेंड डाल देता हूँ ताकि आपको लेबल डिफरेंस पता रहे। तो ये हमारा प्रोग्रेस दिखलाने के लिए यूज़ होता है ये वाला टैग। और ऊपर वाला जो टैग था हमारा वो मीटर है, किसी भी चीज़ का मीटर आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं लेबल डाल देता हूँ, अभी इसको हटा देते हैं और यहाँ पर सिंपल मीटर कर देते हैं। तो ये हमारा मीटर टैग हो गया, प्रोग्रेस बार हो गया। तो इसके बाद फिर हमारा अगला टैग आ जाता है रेंज का। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर रेंज, और इसमें हमें सेम इनपुट टाइप रेंज करना पड़ेगा। तो एक ये रेंज का क्रिएट कर देगा। मैं नेम और ये आईडी हटा लेता हूँ जल्दी से यहाँ से, ठीक है। अब ये इसमें हमारी जो करंट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल वैल्यू में कर देता हूँ 45, और मैक्स वैल्यू इसमें आएगी मान लीजिए 100। और तो इसका यूआई एक बार चल के देख लेते हैं कैसे जनरेट होता है। तो देखिए इसका जो यूआई है वो इस तरीके से जनरेट हो क्या है। अब ये यहाँ पे से क्यों आया है, क्योंकि मैंने इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू 45 दे रखी थी। अगर मैं लेट से इसको 85 कर देता हूँ तो ये हमारा और आगे बढ़ जाएगा, और वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं रखूँगा तो ये इसी बीच में से दिखला देगा। अब इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू में मान लीजिए 1 करके चलता हूँ, ठीक है। और इसमें हम कुछ स्केल टाइप की इंचेस टाइप की लिस्ट भी दिखला सकते हैं, जैसे कि हमारे स्केल में इंचेस की लाइनें होती हैं, ऐसा कुछ भी दिखला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लिस्ट का नाम हो जाएगा हमारा फॉर एग्जांपल रेंज लिस्ट, और मुझे यहाँ पे एक डेटा लिस्ट करके टैग होता है वो जनरेट करना पड़ेगा। और इसके अंदर हमारे फिर ऑप्शंस होते हैं, तो ये 0 से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो आईडी है वो मुझे देनी पड़ेगी, ये ही जो मैंने यहाँ पे रेंज लिस्ट लिखा है सेम आईडी यहाँ पे देनी पड़ेगी, तभी ये ऐसे
अपने साथ एसोसिएट करेगा। और मैं इसको 5 में डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हमारा फॉर एग्जांपल पहले 10 हुआ, 0, फिर 0 से 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, और 40 से मान लीजिए 50 हुआ, 50 से 60, और 60 से 70, और 70 से 80 हुआ, और 90 हुआ, और ये 100 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसने हमारी ये नीचे लाइंस क्रिएट करके शो कर दिया। तो आप इसको लाइंस के अकॉर्डिंग भी आप दिखा सकते हो। और यहाँ पर आप इसको ये भी बता सकते हो कि जब भी यूज़र जंप करेगा तो वो कितनी रेंज पे जंप करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। अब ये देखिए थोड़ा अटक के चल रहा है, पहले जितना इतना स्मूथ नहीं चल रहा, क्योंकि वो 10 का जंप ले रहा है। अब अगर मैं मान लीजिए इसको हटा देता हूँ तो बिल्कुल स्मूथ चलेगा वो हमारा। ये देखिए अब ये बिल्कुल स्मूथ चलेगा। ठीक है, तो ये एक टैग होता है रेंज का। अब 2 नए फीचर और ऐड हुए हैं हमारे फॉर्म्स के एलिमेंट्स में। आप उसको फॉर्म से एसोसिएट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। अब जैसे एक ऑटो कंप्लीट का जो बॉक्स होता है वो हमें मोस्टली जावास्क्रिप्ट से या किसी लाइब्रेरी की मदद से बनाना पड़ता है, पर अब HTML में ये नया फीचर आ गया है कि आप विदाउट जावास्क्रिप्ट भी ऑटो कंप्लीट बना सकते हो। तो वो कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप ले लिया और मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसका लिस्ट। ठीक है, लाइक मैं दे देता हूँ कंट्रीज। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑटो कंप्लीट ऑन। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा डेटा लिस्ट, और इस डेटा लिस्ट के अंदर मेरे को जो आईडी देनी है वो यही देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे दूँगा, और इसके अंदर फिर मेरे को ऑप्शंस देने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं दे देता हूँ इंडिया, और लेट्स से मैं 5 यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, और US, और रशिया, और चाइना। अब इन्हीं को मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा हो गया। अब इसको एक बार चल के देख लेते हैं। तो देखिए ये इसने हमारा इनपुट टेक्स्ट जनरेट कर दिया, और जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस ओवर लेके जा रहा हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को एक एरो का साइन दे रहा है। अब मैं एरो से भी चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखिए उसके नीचे स्पेस नहीं मिल रहा है, तो उसने मेरे को ड्रॉप डाउन ऊपर खोल के दिखला दिया। ये ऑटोमेटिक डायनेमिकली दिखलाता है। मैं इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, तो जल्दी से थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट नीचे दिखलाएगा, और अगर मान लीजिए मैं टाइप करता हूँ रशिया, तो इसने मेरे को वहाँ पे ला के भी दिखला दिया, और मैं इस पर क्लिक करूँगा रशिया सेलेक्ट हो जाएगा। तो एक ये नया फीचर है HTML5 में, ये फॉर्म का ही एक एलिमेंट मान लीजिए। इसके अलावा हमारे पास एक नया फीचर और आया है जिसको हम विदाउट जावास्क्रिप्ट यूज़ करे अकॉर्डियन बना सकते हैं। वो फॉर्म एलिमेंट का पार्ट नहीं है, पर वो एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट है जो मैं इसी में बता देता हूँ जल्दी से। तो मैं यहाँ पर डिटेल यूज़ कर लेता हूँ टैग, और डिटेल के अंदर हमें देना है समरी। तो समरी के अंदर जो हमारा यूज़ होगा वो हेडिंग के लिए यूज़ होगा। ठीक है, समरी टैग में मैंने हेडिंग दे दी कोलेप्सिबल की, और यहाँ पे लेट से मैंने कोई पैराग्राफ जनरेट कर लिया लोरम। ठीक है, तो अब ये जो समरी है ये हमारी हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, और डिटेल के अंदर ये जो मैंने डाला है पैराग्राफ, ये हमारा उस कोलेप्सिबल का पार्ट बन जाएगा, और एक एरो ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैं जल्दी से एक बार यहाँ पे नीचे स्पेस डाल देता हूँ वेयर टैग लगाने के लिए। देखिए तो ये हेडिंग लिखी हुई आ गई, और ये हमारा एरो अपना बन के जनरेट हो गया, और मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हमारा पैराग्राफ दिखने लग गया, और मैं इसको वापसी बंद कर सकता हूँ। तो ये बिना जावास्क्रिप्ट के हो रहा है। देखो ऑब्वियसली हम इसकी CSS से थोड़ी स्टाइलिंग कर सकते हैं, तो वो CSS से स्टाइलिंग आप ट्राई करिए। एक ये नया फीचर था जो मैंने बता दिया। आप इसको फॉर्म से एसोसिएट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। वैसे ये फॉर्म का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें
3 चीज़ रह गई हैं जो मैं बताना भूल गया हूँ, तो जल्दी से मैं बता देता हूँ। एक तो मोस्ट कॉमन चीज़ है टेक्स्ट एरिया, जो कि मैंने नहीं बताया आपको। तो टेक्स्ट एरिया में हमारे पास मोस्टली 2 ही एट्रीब्यूट्स होते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के अलावा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास रोज़। अब रोज़ क्या काम करता है कि कितनी बड़ी हाइट होगी हमारे टेक्स्ट एरिया की। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं 10 कर देता हूँ, एक बार ब्राउज़र पे चल के देख लेते हैं। तो ये हमारा 10 हाइट का 10 रोज़ का टेक्स्ट एरिया बन गया है। कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है मेरे को, तो मैंने कम कर देता हूँ। और ये कितना विड्थ में कितना होगा हमारा, तो लेट्स से मैं 10 कर देता हूँ। तो अब देखिए ये 10 कॉल्स का और 5 रोज़ का एक टेक्स्ट एरिया बन गया है। मैं इसको और कर देता हूँ बड़ा। तो ये देखिए इसकी जो विड्थ है वो बड़ी इंक्रीज़ हो गई, 50 कॉलम की बन गई, ठीक है। इसमें एक एट्रीब्यूट ग्लोबल एट्रीब्यूट और होता है जो कि ग्लोबल है, किसी भी एलिमेंट पे आप लगा सकते हो। मैं बस बताना भूल गया था, तो आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसमें कुछ वैल्यू डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ रीड ओनली। तो देखिए ये अब मैं इसमें एंटर नहीं कर सकता कुछ भी। मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं इसमें और एंट्री कर दूँ तो वो मैं नहीं कर सकता। सॉरी, कुछ मिस्टेक मैंने कर दिया। हाँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मैं यहाँ पे टाइप करके कुछ कर दूँ तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बस इसको रीड ओनली या कॉपी पेस्ट कर पाऊँगा अपने ब्राउज़र से। तो एक ये चीज़ थी जो रह गई है। और इसके अलावा एक हमारा होता है फील्ड सेट। तो फील्ड सेट बेसिकली एक फॉर्म का रैपर होता है कि फॉर्म को अलग अलग ग्रुपिंग में डालना। तो मैं यहीं पे आपको करके दिखला देता हूँ जल्दी से। फील्ड सेट, इसके अंदर हमारा आएगा लेजेंड और ग्रुप, फॉर एग्जांपल ग्रुप 1। और इसके अंदर मान लीजिए मैंने इनपुट दे दिया, कुछ भी दे दिया मान लीजिए, और मैंने यहाँ पर कुछ बटन दे दिया, ठीक है, क्लिक हेयर। तो ये हमारा कुछ ग्रुप बना के दिखला देगा इस तरीके से। देखिए ग्रुप बना दिया यहाँ पर। तो आप इसके अंदर अलग अलग ग्रुप बना के भी फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो बस एक यही लास्ट चीज़ बच रही थी, टेक्स्ट एरिया। और इसमें एक चीज़ और रह रही है जो मुझे अभी ध्यान आई। एक होता है हमारा इनपुट टाइप हिडन, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमारा फॉर्म एलिमेंट पे विजिबल ही नहीं होएगा, ठीक है, पर ये हमारा हिडन एट्रीब्यूट होता है। ये कभी कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें सर्वर पे भेजने के लिए काम आता है, जैसे कि यूज़र का आईडी, ठीक है, यूज़र से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जो हम ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं कराना चाहते हैं पर फॉर्म में भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें इस इनपुट टाइप हिडन की ज़रूरत पड़ती है। तो बस एक यही था, ये विजिबल नहीं होगा। ऑलमोस्ट मैंने फॉर्म के सारे एलिमेंट नए पुराने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। तो बड़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।